हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉन डन की एक बड़ी ही फेमस पोएम और जिसका टाइटल है फ्रेंड्स कैनोनाइजेशन। द कैनोनाइजेशन। देखिए, सबसे पहले तो हम टाइटल की बात कर लें। हो सकता है टाइटल आपके लिए नया हो, इसका मीनिंग आप ना जानते हो। तो टाइटल की अगर बात करें तो कैनोनाइजेशन का मतलब होता है संतों की सूची में शामिल करना। यानी एक्चुअल में क्या होता है फ्रेंड्स, एक सेरेमनी होती है, रोमन कैथोलिक जो चर्च होती है उसके द्वारा क्या होता है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया जाता है किसी भी डेड पर्सन को लेकर कि ये जो डेड पर्सन था ये क्या था, एक सेंट था। क्लियर? जैसे मदर टेरेसा को आपने सुना होगा, इंडिया में क्या था, एक संत का दर्जा दे दिया। तो वो संत का दर्जा देना जो कहलाता है उसको हम कहते हैं कैनोनाइजेशन। क्लियर? तो जॉन डन की फेमस पोएम रही है। और डन की बात करें तो एक मेटाफिजिकल पोएट जो हैं वो डन कहे जाते हैं। और फ्रेंड्स, जो पोएट है, पोएट एक्चुअल में क्या है, इस पोएम की अगर बात करें तो यहाँ एक बैलेंस दिखाई देता है। जो पोएट है, पोएट जाने जाते हैं एक बैलेंस स्पिरिचुअल सैक्रेडनेस और फिजिकल पैशन के बीच। यानी अगर हम कहें तो रिलीजन और लव, ये जो डन की पोएम है, पोएम में दोनों चीज़ें हमें बैलेंस में दिखती हैं। क्या? रिलीजन और लव। और ये ऐसे पोएट रहे हैं कि जो कंट्राडिक्शन को जिन्होंने यूज़ किया, यानी एक तरफ तो उन्होंने रिलीजियस पोएट वो रहे हैं और दूसरी तरफ वो इरोटिक पोएट रहे हैं। ये दोनों कंट्राडिक्टरी एस्पेक्ट जो हैं वो हमें डन की पोएट्री में दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑथर की बायोग्राफी के बारे में, तो एक अलग लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन यहाँ हम पोएम की अगर बात करें तो ये एक यूनिक लिटरेरी कंट्रीब्यूशन उनका माना जाता है। और इस पोएम की बात करें तो ये फर्स्ट पब्लिश्ड हुई थी 1633 में, 1633 में। और एक बेस्ट एग्जाम्पल है डन की विट एंड आयरनी का। यहाँ इस पोएम में वो एड्रेस करते हैं एक फ्रेंड को, और साथ ही साथ जो सारी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं रोमांटिक लव की वो यहाँ हमें दिखाई। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पोएम को, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, एक्सप्लेन करते हैं पोएम को। चलिए। फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, और चाइल्ड माई पालसी और माई गाउट। वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि फॉर गॉड्स सेक, ईश्वर के लिए, होल्ड योर टंग, अपनी जो जबान है उसको संभाल कर रखिए। मीन्स ईश्वर के लिए जो तुम कहना चाह रहे हो वो मत कहिएगा, अपनी जबान संभाल के रखिएगा। और लेट मी लव, और मुझे प्रेम करने दो। मीन्स मुझे प्रेम करने दो, तुम कुछ मत बोलो। और चाइल्ड माई पालसी, फ्रेंड्स पालसी कहते हैं पैरालिसिस को। मेरी जो पालसी है, मेरा जो लड़खड़ाहट है, उस पर मत जाइए, उसको मत कोसिएगा। और माई गाउट, गाउट कहते हैं जॉइंट पेन, यानी आर्थराइटिस की जो बीमारी होती है, जॉइंट पेन की जो बीमारी होती है उसको गाउट कहा जाता है। और मेरे जो जॉइंट्स में पेन है उसको मत कहिए, उसको मत टोकिए। माई 5 ग्रे हेयर्स, और मेरे जो 5 सफ़ेद बाल दिखाई देते हैं। और रूइंड फॉर्च्यून फ्लाउट, और जो दुर्भाग्य है मेरा उसको तुम मत कहिएगा। किसी भी चीज़ को मत टोकिए। विद वेल्थ योर स्टेट, और किस पर ध्यान दीजिए, अपना जो इन चीज़ को, मेरी किसी बात को आप मत टोकिएगा, बल्कि ध्यान दीजिएगा किस पे, अपने धन दौलत पर। योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव, और जो अपना माइंड है उसको आप इम्प्रूव करो। यानी आप क्या करो, पैसा इकट्ठा करने पे ध्यान लगाओ, अपनी धन दौलत पर ध्यान लगाओ, और अपना माइंड है उसको आप इम्प्रूव करो। मेरा जो काम है प्रेम करने का, उसमें तुम कोई दखल अंदाजी मत करो। क्लियर हुई फ्रेंड्स ये 4 लाइन? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्चुअल में पोएम की बात करें तो पोएम ये 9 लाइन के स्टेंजा यहाँ हमें मिलेंगे इस पोएम में। क्या राइमिंग स्कीम है, कौन सा मीटर है, ये भी हम बाद में बात करेंगे। पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं पोएम को। टेक यू अ कोर्स, गेट यू अ प्लेस, ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस, और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्पेड फेस। आगे वो कहते हैं कि टेक यू अ कोर्स, तुम अपने आप को किसी काम में लगा लो। टेक यू अ कोर्स, अपने आप को किसी कार्य में लगा लो। गेट यू अ प्लेस, अपने आप कोई ऐसा स्थान पा लो। ऑब्जर्व हिज ऑनर,
और जो अपना ऑनर है, जो अपना सम्मान है, उसको तुम ऑब्जर्व करो, उसको देखो, और अपने ग्रेस को, अपने चार्म को देखो, और द किंग्स रियल और स्टैम्पेड फेस, और यानी जो राजकीय, एक राजा के समान जो रियल और स्टैम्पेड फेस दिखाई देता है, उसको तुम देखो, उसको तुम सोचो। क्लियर? कंटेम्पलेट, सोचो, थिंक वॉट यू विल, जो सोचना है तुम्हें सोचो, जो तुम चाहते हो वो सोचो, जो तुम चाहते हो वो करो। अप्रूव, सो यू लेट मी लव, सो यू विल लेट मी लव, कि जो तुम्हारा मन करता है वो करो। क्लियर? यानी जो भी तुम चाहते हो वो कर लो, लेकिन मुझे प्रेम करने दो। तो फर्स्ट स्टेंजा में वो क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, वो कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर के लिए तुम अपने आप को रोको, और क्या रोको? जो मेरी लड़खड़ाहट है, मेरी जो जॉइंट पेन है, मेरे जो ग्रेइंग हेयर हैं, इन चीज़ों को मत कहो, इन चीज़ों को लेकर मुझे मत टोको, बल्कि अपने धन दौलत इकट्ठे करने पे ध्यान लगाओ, अपने माइंड को तुम ठीक करो, किसी भी काम को करो, चाहे राजकीय लोभ को देखो, राजा के समान चेहरे को देखो, चाहे अपने सम्मान को देखो, कुछ भी करो, जो तुम चाहते हो वो करो, लेकिन मुझे प्रेम करने दो, मेरे काम में इंटरफियर मत करो। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए सेकंड स्टेंजा देख लेते हैं। एलास एलास हु इज इंजर्ड बाय माई लव, और बाद में वो कहते हैं, संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि हु इज इंजर्ड बाय माई लव, कि मेरे प्रेम से कौन इंजर्ड हुआ है, कि मैंने अपने प्रेम, मैं जो प्रेम कर रहा हूँ, मेरे प्रेम से किसको चोट पहुँची है। और एक्चुअल में फ्रेंड्स, इस लाइन की बात करें, इस स्टेंजा की पूरे की अगर बात करें, तो इस स्टेंजा में वो एक कंटेम्पोरेरी पेट्रार्कन नोशन है लव का, उसको वो मोक कर रहे हैं, अपने एड्रेसी को मोक कर रहे हैं, और जो पेट्रार्कन लव है उसको उसकी वो पैरोडी कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या था, जो पेट्रार्कन लव थी, जो सोनेट्स थी, पेट्रार्कन लव था, जो लव पोएम्स पेट्रार्कन में लिखी गई थी, तो वो पेट्रार्कन लव पोएम में एक खास चीज़ हमें दिखाई देती है। जैसे एक लाइन मुझे याद आती है जिसमें कहा है, माई टीयर्स आर रेन, कि मेरे जो आंसू हैं वो रेन के समान है, एंड माई साइज स्टॉर्म, और मेरी जो आह है वो एक तूफान के समान है। तो इस तरह का जो नोशन है उसको उन्होंने पैरोडी की है, और इसीलिए वो कहते हैं कि देखो, वॉट मर्चेंट शिप हैव बीन माई साइड राउंड। सेकंड लाइन में कह रहे हैं कि किस मर्चेंट का जो शिप है, कौन से व्यापारी का जो शिप है, वो मेरे आह भरने से डूब गया है। यानी उस पेट्रार्कन नोशन की बात करें तो उसमें दिखाई पड़ता था, वहाँ एक तरफ पोएट कहते थे भाई, जो टीयर्स हैं, टीयर्स रेन के समान है मेरे, और मेरे जो आहा है वो तूफान के समान है, तो उसी की वो पैरोडी यहाँ कर रहे हैं। क्लियर हुई फ्रेंड्स दोनों लाइन? हु सेज माई टीयर्स हैव ओवरफ्लोन हिज ग्राउंड, और कौन कहता है कि मेरे जो आंसू हैं उन्होंने इस ज़मीन को ओवरफ्लो कर दिया है, यानी मेरे आंसुओं से ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ बाढ़ आ गई है। When did my colds of forward spring remove, और मेरी जो ठंडी सांसें हैं उन्होंने कब स्प्रिंग को रोका है। मीन्स मेरी जो ठंडी सांसें हैं उन्होंने, ऐसा तो नहीं है कि जो बसंत ऋतु है वो आने से रुक गई है। When did the hearts which my veins fill add one more to a plague bill, और क्या मेरे जो हार्ट की गर्मी है उसने किसी मरने वाले व्यक्ति की लिस्ट में कोई नाम ऐड किया है। यानी जो प्लेग से लोग मरे हैं उनमें क्या ऐसे लोगों का नाम भी जुड़ा है जो मेरे नसों की गर्मी से मर गए हैं। मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूँ, प्रेम करने का काम कर रहा हूँ, इसने न तो किसी मर्चेंट के शिप को डुबोया है, ना ही मेरे आंसुओं से कहीं बाढ़ आई है, और ना ही मेरी ठंडी आह से बसंत ऋतु आने से रुकी है, ना ही मेरी नसों की गर्मी से कोई व्यक्ति मरा है। बात क्लियर है? चारों लाइन क्लियर है फ्रेंड्स? तो कौन सा व्यक्ति ऐसा है, कौन कहता है कि मेरे प्रेम से जिसको चोट पहुंची है। सोल्जर्स फाइंड वार्स, और सोल्जर्स हैं उनको
अभी भी वॉर मिल जाते हैं, सोल्जर्स को अभी भी युद्ध मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं भाई? उनका काम है लड़ाई करने का। एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस मैन, और जो लॉयर्स हैं उनको अभी भी लिटिजियस यानी मुकदमेबाज जो व्यक्ति हैं वो मिल रहे हैं। विच क्वारल्स मूव, जो झगड़ा करते हैं, दो शी एंड आई डू लव। तो इसलिए प्लीज़ उसे और मुझे तुम प्रेम करने दो, यानी मुझे और मेरी प्रेमिका को प्रेम करने दो, तुम हमारे किसी काम में दखल अंदाजी मत करो। तो स्टेंजा क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं थर्ड स्टेंजा पे। कॉल अस वॉट यू विल, वी आर मेड सच बाय लव, कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई। कॉल अस वॉट यू विल, कि हमें जो तुम्हें कहना है, जो भी तुम कहना चाहते हो हमें कहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी आर मेड सच बाय लव, हम तो प्रेम के लिए बने हैं। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, और तुम अगर कुछ कहना भी चाहते हो तो मुझे और उसको फ्लाई कह सकते हो। हम दोनों की तुलना, वो तुम जो चाहते हो हम दोनों की तुलना फ्लाई से कर सकते हो, यानी एक कीट से, पतंगे से कर सकते हो। एक पतंगा उसको कह सकते हो और एक पतंगा मुझको कह सकते हो। मीन्स यानी मेरी प्रेमिका को और मुझे तुम एक फ्लाई से कंपेयर कर सकते हो। वी आर टेपर्स टू, और हमें कंपेयर कर सकते हो तुम कैंडल से। यानी यहाँ देखिए इस स्टेंजा की बात करें तो यहाँ मेटाफर दिखाई देता है। मीन्स वो तुलना कर रहे हैं। क्या तुलना कर रहे हैं? एक तरफ वो फ्लाई से तुलना कर रहे हैं अपने आप की, अपनी प्रेमिका की, और दूसरी तरफ टेपर से यानी कैंडल से तुलना कर रहे हैं। एंड एट आर ओन कोस्ट डाई, कि हम तो कैंडल हैं, हम तो फ्लाई हैं, तुम हमें फ्लाई कह सकते हो, और हम तो कैंडल्स हैं, हम तो मोमबत्तियाँ हैं जो अपनी खुद की कॉस्ट पर मरते हैं। हमारी कॉस्ट क्या है? हम तो अपनी कॉस्ट पर जलते हैं। एक कैंडल है वो किसी से कुछ नहीं लेती, उसका जो मोम है वो उसको पिघलाती है और वो जलती रहती है। लाइन क्लियर हुई फ्रेंड्स तीनों? एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव, और हमारे अंदर क्या है? हम दोनों के अंदर तो हम तो ईगल और डव, हम दोनों, एक ईगल है हम में और एक डव है। क्लियर? यानी वो अपने आप की तुलना किससे कर रहे हैं? ईगल से, और अपनी प्रेमिका की तुलना किससे कर रहे हैं? डव से। और देखिए दो सिंबल उन्होंने लिए हैं। एक्चुअल में जो ईगल है वो प्रतीक है स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन। स्ट्रॉन्ग होता है ईगल, और एक मैस्कुलिन जेंडर का प्रतीक है। इसी के अलावा जो डव है, डव प्रतीक है देखिए पीस का और फेमिनिन का। द फीनिक्स रिडल हैथ मोर विट बाय अस, और हम दोनों में क्या दिखाई देता है? वो कहते हैं हम दोनों तो फीनिक्स हैं, और फीनिक्स एक्चुअल में एक बर्ड होती है, एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है, बर्ड है जो अरेबियन सैंड में रहती है और लंबे टाइम रहती है, फिर वो उस सैंड में ही मर जाती है और पुनः से वो जन्म ले लेती है। तो कह रहे हैं कि हम तो दोनों फीनिक्स के समान हैं। प्रेम लेने के लिए हम, मेरा और मेरी प्रेमिका का जन्म हुआ है, और इसी के कारण इसी में हम मर जाएंगे। वी टू बीइंग वन, हम दोनों एक हैं। आर इट सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट, और बिल्कुल वैसे ही हैं हम जिस प्रकार से दो सेक्स यानी प्लस और माइनस जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक न्यूट्रल चीज़ को बना देते हैं। मीन्स प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं, उसी प्रकार से हम दोनों हैं। दोनों क्या है? हम न्यूट्रल बने हुए हैं, मैं और मेरी प्रेमिका। क्लियर? और हम दोनों कैंडल के समान हैं, हम दोनों फ्लाई के समान हैं। हम में से एक ईगल है, दूसरा डव के समान है, और दोनों ही हम फिनिक्स की पहेली हैं। बात क्लियर है? वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्टेरियस बाय दिस लव, और हम मरते हैं एंड राइज द सेम, हम इसी प्रेम में मर जाएंगे और फिर से हमारा जन्म होगा। एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव, और हम रहस्यमय सिद्ध होंगे इस प्रेम के द्वारा। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? पूरा स्टेंजा क्लियर? कि कहते हैं जिसको एड्रेस कर रहे हैं फ्रेंड को कि जो तुम्हें कहना है कहो, लेकिन हम तो एक दूसरे के लिए बने हैं, प्रेम के लिए बने हैं। चाहे तुम हमारी तुलना किसी मक्खी से कर लो, हम तो कैंडल हैं जो अपनी ही कॉस्ट पर जल रहे हैं, और हम में से एक
ईगल है, दूसरा डव है, हम दोनों फिनिक्स के समान हैं। मीन्स एक इस प्रेम में हमें जल जाना है और इसी से हमें पुनर्जन्म लेना है, और दोनों मिलकर हम एक न्यूट्रल चीज़ बनाते हैं, हम दोनों न्यूट्रल बन जाते हैं, हम मर जाते हैं और फिर हमारा जन्म होगा, और हम इस प्रेम के द्वारा मिस्टेरियस बने हुए हैं, सिद्ध होंगे। क्लियर है स्ट्रेंजा? चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट स्ट्रेंजा पे। वी कैन डाई बाय इट इफ नॉट लिव बाय लव, एंड इफ अनफिट फॉर टूम्स एंड हियर्स आर लीजेंड बी। आगे कहते हैं वी कैन डाई बाय इट, हम प्रेम में मर सकते हैं। इफ़ नॉट लिव बाय लव, यदि हम प्रेम में जिंदा नहीं रह सकते तो वी कैन डाई, हम मर सकते हैं प्रेम में। एंड इफ़ अनफिट फॉर टूम्स, और हो सकता है कि हम टूम्स के लिए अनफिट हो, यानी कब्र के लिए अनफिट हो, हमें कब्र में ना दफनाया जाए। एंड हियर्स आर लीजेंड बी, एंड हियर्स कहते हैं फ्रेंड्स, हियर्स होता है एक व्हीकल जो फ्यूनरल के टाइम जो कफिन होता है उसको कैरी करता है। मीन्स कफिन को ले जाने वाला एक व्हीकल होता है, उसको हियर्स कहते हैं। कि हो सकता हो टूम्स और हियर्स हमारे लिए ना हो। बात क्लियर? कि हम मर सकते हैं, यदि हम प्रेम में यदि जिंदा नहीं रह सकते तो हम मर सकते हैं, और हो सकता है टूम्स या हियर्स हमारे लिए अनफिट ना हो, लेकिन आर लीजेंड बी, हमारी जो प्रेम गाथाएं हैं ये रहेंगी, ये अमर रहेंगी। इट विल फिट फॉर वर्स, ये वर्ष में रहेंगी, यानी हमारी जो प्रेम गाथाएं हैं वो, हमारा जो प्रेम है वो कविता के रूप में विद्यमान रहेगा। एंड इफ़ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव, हो सकता है कि किसी क्रॉनिकल में हमारा नाम ना लिखा जाए, इस संसार में, इस इतिहास में हमारा नाम नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि प्रेम जो करने वाले लोग होते हैं कोई महान का कोई प्रतीक नहीं होता उनमें, तो इसलिए वो किसी क्रॉनिकल का हिस्सा नहीं होते। और इसी प्रकार हम भी किसी क्रॉनिकल में नहीं आएंगे, हम इतिहास में हमारा कोई लेखा जोखा नहीं रहेगा, लेकिन विल बिल्ड इन सॉनेट्स पैटी रूम्स, लेकिन जो सॉनेट्स हैं, जो कविताएं हैं, उनमें हमारा स्थान होगा, पैटी रूम्स, उनमें हमें जगह मिलेगी, तुच्छ जगह मिलेगी, थोड़ी सी उनमें हमें जगह मिलेगी। बात क्लियर है फ्रेंड्स? एज वेल a well brought urn becomes the greatest as half acre tombs, and by these hymns all shall approve us canonized for love। और कहते हैं जिस प्रकार से एक वेल ब्रॉट अर्न बिकम्स द ग्रेटेस्ट एसेस, जिस प्रकार से एक जो अर्न होता है, जो अस्थि कलश होता है, सुसज्जित अस्थि कलश होता है, उसमें ग्रेटेस्ट एसेस, उसमें महान लोगों की अस्थियां रखी जाती हैं, एज हाफ एकड़ टूम्स, और जिस प्रकार से महान लोगों की जो कब्र हैं वो आधा एकड़ में बनती हैं। एंड बाय दीज हिम्स, तो हमें वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, हमें अस्थि कलश में हमारी अस्थियां नहीं रखी जाएंगी, हमारे लिए कोई टूम्स नहीं बनाएगा, लेकिन एंड बाय दीज हिम्स, लेकिन जो गीत है, ऑल सेल अप्रूव अस, ये गीत ही हमें क्या करेंगे, लव के प्रति कैनोनाइज्ड कर देंगे, ये गीत ही हमें प्रेम का संत बना देंगे। यानी हमारा जो स्थान है वो, हम जो संसार में जाने जाएंगे, ऐसे प्रेमिका के रूप में जाने जाएंगे जिन्होंने प्रेम को अमर कर दिया, जिन्होंने प्रेम को संत बना दिया। क्लियर? तो हम प्रेम के संत के रूप में जाने जाएंगे। भविष्य में बेशक हमारे लिए कोई अस्थि कलश ना हो, कोई हमारी टूम ना बनाए, किसी इतिहास में हमारा नाम ना लिखा जाए, लेकिन फिर भी हम जो स्थान पाएंगे वो कहीं ना कहीं जो कविताएं हैं उनमें, जो गीत हैं उनमें हम स्थान पाएंगे। क्लियर हुआ स्टेंजा? चलिए लास्ट स्टेंजा है, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। एंड दस इन्वोक अस, और इस प्रकार जो इन्वोक कहते हैं फ्रेंड्स, आह्वान करना, इस प्रकार जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमारा आह्वान करेंगी और क्या कहेंगी कि यू हुम रेवर्न्ड लव मेड वन अदर्स हर्मिटेज, कि तुमने तो रेवर्न्ड कहते हैं आदरणीय बना देना, श्रद्धेय बना देना। टू हुम यू हुम रेवर्ड लव, कि जिसने प्रेम को आदरणीय बना दिया है, प्रेम को श्रद्धेय बना दिया है। मेड वन अदर्स हर्मिटेज, और एक दूसरे का आश्रम बना दिया है। क्लियर? यानी एक मंदिर बना दिया है। यू टू हुम लव वॉज पीस, और
तुम दोनों, यानी हमारे विषय में आने वाली पीढ़ियाँ कहेंगी कि तुम दोनों जिनके लिए प्रेम क्या था, शांति था, एंड नाउ इज रेज, और अब क्या है प्रेम, वो रेज है। अब प्रेम गुस्सा है, यानी तुम्हारे समय में प्रेम तो क्या था, शांति था, लेकिन अब वो गुस्से का कारण है। हु डिड द होल वर्ल्ड सॉल्व कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रोव इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आईज, और कहेंगे कि आपकी आंखों में जो संपूर्ण संसार है वो ऐसे दिखता था जैसे कि मिरर हो। मीन्स तुम्हारी आंखों में जो संपूर्ण संसार है वो दिखाई देता था, ग्लासेस ऑफ योर आइज, आंखों के तुम्हारे मीन्स जो आंखें हैं तुम्हारी, आंखों के दर्पण में संपूर्ण संसार जो है वो दिखाई पड़ता था। क्लियर? सो मेड सच मिरर्स एंड सच स्पाइस, इस प्रकार अतः ऐसे प्रेम को पाने के लिए लोग अब ढूंढ रहे हैं। सच स्पाइस, स्पाई मीन्स ढूंढना, ढूंढ निकालना, और सच मिरर्स, ऐसे प्रेम को पाने के लिए, जैसा प्रेम पहले दिखाई पड़ता था आज वो नहीं है, आज के लोग उनको पाने के लिए ढूंढ रहे हैं। एंड दस दे डिड ऑल यू टू ऑप्टिमाइज, और वो सब किसने किया, वो सब तुमने किया, तुम उसका प्रतीक बने रहे, उसका तुम सार बने रहे, उस तो, और तुम दोनों ने प्रेम को आदरणीय बना दिया। क्लियर? एंड दे डिड ऑल टू यू ऑप्टिमाइज, और वो सब क्या करें, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो क्या करेंगी, सार निकालेंगी। कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट्स बैग फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ योर लव, और आने वाले समय में क्या होगा कि ये जो चीज़ें हैं, यानी कंट्री, टाउन या कोर्ट, ये विनती करेंगे फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ योर लव, ये सब तुमको फॉलो करेंगे। मीन्स एक लव पैटर्न जो तुमने दिया है उसको ये सब फॉलो करेंगे, यानी मैं और मेरी प्रेमिका जो प्रतीक बने हैं प्रेम का, ये सारी चीज़ें उनको फॉलो करेंगी। क्लियर? तो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब जो स्टेंजा है वो यहाँ पोएम में 9 लाइन स्टेंजा यूज़ किया है डन ने, और यहाँ जो राइमिंग स्कीम रही है देखिए इस 9 लाइन में, वो ए बी बी ए, यानी पहली लाइन चौथी लाइन से राइम करती है, दूसरी तीसरी से राइम करती है। सी सी सी, 3 लाइन सेम राइमिंग स्कीम की है, यानी 5 6 7 इन तीनों लाइन में एक ही राइमिंग स्कीम दिखाई देती है, और जो लास्ट की लाइन है 2, यानी लाइन 8th और 9th, उनमें भी वो भी सेम राइमिंग दिखाई देती है। तो यानी इस 9 लाइन जो स्टेंजा यहाँ यूज़ किया है ऑथर ने, उसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो ए बी बी ए, ट्रिपल सी और डबल डी, ये राइमिंग स्कीम यहाँ दिखाई देती है। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स, यहाँ पोएम के अगर मीटर की बात करें तो पोएम में ऑथर ने 3 मीटर्स यूज़ किए हैं। एक तो यूज़ किया है पेंटामीटर, एक किया है टेट्रामीटर। क्लियर? पेंटा में क्या होता है 5 IM फीट, टेट्रा में 4 IM फीट, और तीसरा यूज़ किया है ट्राईमीटर, यानी 3 मीटर एक ही पोएम में, एक ही स्टेंजा में यहाँ ऑथर ने यूज़ किए हैं। और पेंटामीटर की बात करें तो जो पहली लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और 7th लाइन, 7वीं लाइन, ये 4 लाइन तो लिखी गई हैं आइम्बिक पेंटामीटर में। 2 5 6 और 8, ये 4 लाइन, यानी दूसरी, 5वीं, 6ठी और 8वीं, ये 4 लाइन लिखी गई है टेट्रामीटर में। क्लियर? और जो लास्ट लाइन है, जो सबसे छोटी लाइन आपको दिख रही है 9th लाइन, ये ऑथर ने यूज़ की है ट्राईमीटर में। क्लियर? तो सारी लाइन हो गई, लाइन पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5 6 7 8 9। क्लियर? तो पेंटामीटर की बात करें तो लाइन 1st एंड 3rd 4th और 7th, ये 4 लाइन हमें दिखेंगी आयमिक पेंटामीटर में। 2nd 5th 6th एंड 8th, ये 4 लाइन दिखेगी हमें आयमिक टेट्रामीटर में, और जो 9th लाइन है वो हमें दिखाई देगी किसमें, ट्राईमीटर में। तो पोएम क्लियर हुई फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें पोएम के बारे में जाने, बहुत सारी बातें, और साथ ही साथ ढंग से समझ में भी आ गई होगी। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नई पोएम को
एक्सप्लेन करते हुए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।